हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स को करेंगे जो जीएस 2 के पेपर से लिंक करते हैं। ओके, तो जीएस 2 का पेपर आपको पता होगा जिसमें आपकी पॉलिटी आती है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, राइट। तो इस पेपर को हम लोग अभी देखेंगे। तो जीएस 2 में जो आपको मैं अभी टॉपिक करवाऊंगी वो आप कहाँ पे कौन से पार्ट में जो है वो सिलेबस के लिंक कर सकते हो, वो आप कर सकते हो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाके। तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। सो इसके अंदर जो है वो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या है सबसे पहला फैक्ट जो हमें आज देखना है, स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वोटर्स। तो जो वोटर्स होते हैं ना, उनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं तो हर कोई ऐसे ही वोट दे के आता है, नहीं। तो जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स कौन होते हैं? जो वोट दे सकते हैं, ठीक है, जो वोट को कास्ट कर सकते हैं। तो इनमें देखने को मिलती हैं स्पेशल कैटेगरीज। अब ये कौन कौन सी कैटेगरीज है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ पोस्टल बैलेट क्या होता है। अगर सिंपल नहीं पूछेंगे पोस्टल बैलेट क्या होता है, तो वो पूछ लेंगे बताओ पोस्टल बैलेट की जो फैसिलिटी है इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल वोटर्स है, कौन कौन पर्सन जो है किस पोजीशन में जो है वो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी को जो है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। या होम वोटिंग जो है वो किस किस को अलाउड है, या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट क्या होता है क्या नहीं होता, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है। तो ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये आपको बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तभी कहते हैं कि करंट करना भी बहुत जरूरी है। फाइन, अब कल को मान लो आपको यहाँ से लिख के कुछ आ गया कि प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, वो आपको मान लो किसी बुक में ना मिला, समझ में आया। तो इसलिए करंट की मैगजीन्स करना या रोज करंट को फॉलो करो और एक वीकली मैगजीन कर लिया करो। मैं रोज आपको करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ करो, ज्यादा नहीं करा रही, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, ज्यादा नहीं होती। तो ठीक है, करते हैं। स्पेशल कैटेगरी ऑफ वोटर्स को हम लोग देखेंगे। तो पहला है इन पर्सन वोटिंग। क्या है इन पर्सन वोटिंग? तो सबसे पहले समझो कि इन पर्सन वोटिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो अपनी वोट को कास्ट करते हैं। वोटर्स कास्ट देयर बैलेट एट डेस्टिनेशन डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन। अब जहां पे उनका पोलिंग स्टेशन पड़ा है, ठीक है, मान लो आज इलेक्शन, मान लो 10 दिन के बाद इलेक्शन का दिन है कि 10 दिन के बाद यहाँ पे इलेक्शन होने हैं, ये उनका पोलिंग स्टेशन पड़ा है। तो वो क्या करेंगे, उसी दिन वहां पे जाएंगे और ईवीएम के थ्रू, ईवीएम की फुल फॉर्म मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैं ही बता देती हूँ। तो वो क्या करेंगे, जिस दिन इलेक्शन का मतलब अनाउंस हुआ है कि इस दिन ही आपके इलेक्शन होने हैं, तो वो उस दिन अपने पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे और वहां जाके जो है वो अपनी अपनी वोट को क्या कर देंगे, कास्ट कर देंगे, ठीक है। किसके जरिए? ईवीएम के जरिए। तो हर एक वोटर जो कि कौन एलिजिबल है, जो जो रजिस्टर हो गया कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो वोटर है, ये वोट कर सकता है, तो हर किसी के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो इलेक्शन वाले दिन क्या करे, जाए और अपना ईवीएम के थ्रू यूज करके अपनी वोट को कास्ट करे, ठीक है। सो वोटर कैन कास्ट देयर बैलेट उसी डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन पे जिस दिन इलेक्शन होता है, वहां पे जाके वो अपने ईवीएम के जरिए कर देते हैं। तो इन पर्सन वोटिंग तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, कि पर्सन की इन गए मतलब अंदर गए और वोटिंग कर, ऐसे करके याद कर लो। अब एक आता है पोस्टल बैलेट। अब ये पोस्टल बैलेट क्या होता है? देखो, जो ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी होती है ना, ये हमें एक सुविधा प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है रिमोट वोटिंग की, कि मतलब आपको पोलिंग स्टेशन पे आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जहां पे बैठे हो ना, आप वहीं से क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। आपको ईवीएम की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्शन की तारीख 10 दिन के बाद है तो आपको आज ही वोट कास्ट करनी है, नहीं। आप क्या कर सकते हो, बिफोर द डेजिग्नेटेड पोल डेट, आप उससे पहले क्या कर सकते हो, आप पोस्टल बैलेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करके यू कैन डू दी रिमोट वोटिंग। अब ये रिमोट वोटिंग किन किन को अलाउड होती है, कौन कौन पर्सन जो है वो पोलिंग स्टेशन की डेट अनाउंस होने से पहले, मतलब जिस दिन इलेक्शन होने हैं उससे पहले वोट कर सकता है, ठीक है। अनाउंस तो हो गया, मतलब उस दिन से पहले वोट कर सकता है। तो वो कौन कौन है? आपके स्पेशल वोटर्स, ठीक है, एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हो गए, आपके रेलवे के, टेलीकॉम के, हेल्थ के, मीडिया के, एक्सेट्रा। और वोटर्स ऑन जो इलेक्शन ड्यूटी पे आपके वोटर्स होते हैं, डिटेनीज, ठीक है, सर्टेन एब्सेंटी वोटर्स। तो अब एक चीज होती है आपकी वोटर्स पोस्टल वोटिंग सेंटर्स। अब ये पीवीसीज क्या होते हैं? एक ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां से जो इंसान ने वोटिंग करनी है, मतलब इनमें से कोई भी पर्सन जिसको पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करना है वो क्या करेगा, वो इनके पास जाएगा, ठीक है, वहां से अपना बैलेट ऑब्टेन करेगा, फिर कास्ट करके अपने पोस्टल बैलेट को उसको इलेक्शन से पहले क्या कर देगा, पोस्ट के जरिए जो है वो भेज देगा। समझ में आया? जो पोस्टल वोटिंग सेंटर है वो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ से ऑब्टेन करता है बैलेट को, ठीक है। फिर उसको वोट करने के बाद उसको पोस्ट के जरिए क्या कर देता है, वो भेज देता है। तो ये होती है आपकी पोस्टल बैलेट। बैलेट इनको कहाँ से मिलेगा? बैलेट क्या है?
चलो ये आप मुझे बताओगे, ये मैं अब हर चीज़ नहीं बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट्स खुद भी करो, ऐसा नहीं होता, गलत बात है। ओके, तो क्या करेंगे, उस पर कास्ट करेंगे अपनी वोट और उसको पोस्ट के जरिए जो है वो दे देंगे, तभी कहते हैं पोस्टल बैलेट। तो सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरा बार बार रिपीट करने का एक ही मकसद होता है कि आपको दोबारा मैगजीन ना उठानी पड़े। तो बैलेट कहाँ से मिलेंगे, इनको पोस्टल वोटिंग सेंटर से मिलेंगे, यहाँ से ये ऑब्टेन कर सकते हैं और अपनी वोट्स को कास्ट कर सकते हैं एंड कास्ट देयर पोस्टल बैलेट बिफोर द इलेक्शन डे। अब यहाँ पे फंसोगे कि आफ्टर द इलेक्शन डे और बिफोर द इलेक्शन डे, तो अच्छे से समझ लो चीजों को। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स क्या होते हैं, ये क्या सिस्टम होता है ईटीपीबीएस का, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिकली क्या करा जाता है ना, जो आपके सर्विस वोटर्स होते हैं, जो सर्विस में होते हैं आपके, जैसे कि आपके आर्म्ड फोर्सेज होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होगी जो अब्रॉड में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करा जाता है, इनक्रिप्ट करके ना बैलेट को, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए, ठीक है, सीक्रेसी जो है वो बनी रहे, कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो जो बैलेट होता है आपका, ठीक है, उसको इनक्रिप्ट करके जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर जाता है, जो सर्विस वोटर है उन तक पहुंचा दिया जाता है। अब वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी वोट को कास्ट करेंगे, ठीक है, वो रिटर्न कंप्लीटेड बैलेट्स बाय द पोस्ट, और पोस्ट के जरिए क्या कर देंगे, उस बैलेट को यहाँ पे वापस क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। अब ये सर्विस वोटर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन है, आर्म्ड फोर्सेज होगी आपके, पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज आपके अब्रॉड में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो किस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिकली क्यों है, क्योंकि पहले इनक्रिप्ट हो गए, यहाँ से उनका बैलेट गया है, फिर उसके बाद उन्होंने अपने बैलेट पे वोट कास्ट करके पोस्ट के जरिए यहाँ पे भेजी है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। होम वोटिंग नाम से क्लियर है, ठीक है। जो इलेक्शन की टीम होती है वो घरों में जाती है, मान लो किसी की जो उम्र है वो 85 प्लस है, ठीक है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है एंड कोविड-19 से इफेक्टेड कोई वोटर्स हैं, तो ये फैसिलिटी जो है उनको दी जाती है कि उनके घरों में जाके क्या करा जाता है, पोस्टल वोटिंग करी जाती है। तो कौन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, पहले मैं इसको उठाऊं यहाँ से, रुको, ये मैं आपको आगे समझाना है ये क्या है क्या नहीं है, तो इसको साइड करते हैं। सुनो, तो जो वोटर्स हैं 85 प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कोविड-19 के जो इफेक्टेड वोटर्स होते हैं, एलिजिबल होते हैं। क्या होगा, जो इलेक्शन टीम है वो होम विजिट करेगी, ठीक है, टू फैसिलिटेट पोस्टल बैटिंग, ओके। तो उनको वहां पे जाना नहीं पड़ेगा जहां पे उनको वोट करनी थी, जाके ईवीएम के थ्रू, तो कोई जरूरत नहीं है उनको। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट क्या होते हैं, तो देखो कुछ लोगों की ड्यूटी होती है, कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की इलेक्शन वाले दिन पे ड्यूटी लगी होती है। सो ये क्या करता है, जो ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि इलेक्शन ड्यूटी जो पर्सोनल्स होते हैं वो अपनी जहां पे ड्यूटिंग कर रहे हैं, जिस पोलिंग स्टेशन में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो उसी पोलिंग स्टेशन में विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कर सकते हैं, अपनी वोट को कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। क्या होता है कि उनकी ड्यूटी लगी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, पर उनके तो कहीं और जाना था वोट करने, बट नहीं, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास होते हैं इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट्स। वो क्या कर सकते हैं, उनके पास एक फैसिलिटी होती है कि जिस पोलिंग स्टेशन में, ठीक है, उनकी ड्यूटी लगी है एट द ड्यूटिंग पोलिंग स्टेशन, दैट पर्सोनल कैन कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। तो कौन एलिजिबल है, इलेक्शन ड्यूटी के पर्सोनल, तो वो नाम से देखो यहाँ से आपको क्लियर देखने को मिल रहा है, ओके। आगे देखते हैं प्रॉक्सी वोटिंग, ये बड़ा यहाँ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। प्रॉक्सी मतलब, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो मैं समझाती, छोड़ो। देखो, जो सर्विस वोटर्स होते हैं, जैसे आपकी आर्म्ड फोर्सेज होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी आपकी, ठीक है, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स जो है आपके, ये इनको ना एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। क्या प्रोवाइड करा जाता है कि अपने बिहाफ पे ना, कि किसी भी इंसान को बोल सकते हैं कि भाई ये काम कर, या भाई या बहन प्लीज एक काम करो, या किसी को भी, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी ये बोल सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, जाके मेरे लिए वोटिंग कराओ, ठीक है। अगर आप उसी इंसान को बोलोगे जिस पे आपको ट्रस्ट होगा, तो अपने नियर एंड डियर वंस को क्या कर सकते हो, किसी को भी जिसको आपको बोलना है, आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि आप क्या करोगे, मेरे बिहाफ पे जाके क्या करने वाले हो, वोट करोगे, जो मुझे डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन मिला है, फाइन। तो प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है, जो सर्विस वोटर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं एक प्रॉक्सी टू वोट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। वो अपने किसी को बोलेंगे कि जाओ मेरे बिहाफ पे जाके क्या कर दो, वोट कर दो एट द डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन। समझ में आया। और ये फैसिलिटीज इनके पास होती है आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो लोग होते हैं, इनके पास में ये पावर, मतलब ये फैसिलिटी जो है वो होती है प्रॉक्सी वोटिंग की। प्रॉक्सी वोटिंग में वो क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे किसी इंसान को बोलते हैं कि जाओ प्लीज जाके मेरे बिहाफ पे आप क्या कर पाओ, वोटिंग करके आओ। लेकिन वो इसी पर्सन को बोल सकते हैं जो रजिस्टर्ड वोटर है,
ये नहीं है कि वो खुद एक वोटर नहीं है और आप किसी को भी ये बोल रहे हो, नहीं, वो एक रजिस्टर्ड वोटर है, आपका लिस्ट के अंदर उसका नाम आता है, वही इंसान जो है आपका प्रॉक्सी बन के क्या कर सकता है, आपके बिहाफ पे वोट कर सकता है। ओके, एक होती है असिस्टेड वोटिंग। अब कई लोगों को ना फिजिकली प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, कुछ डिसेबल्ड होते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए उनको एक कंपेनियन जो है वो दिया जाता है टू असिस्ट अ ब्लाइंड और डिसेबल्ड वोटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असिस्टेड वोटिंग। क्या बोलते हैं? असिस्टेड वोटिंग। तो कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे, कौन कौन से वोटर्स यहाँ पे आपको एलिजिबल देखने को मिलेंगे? वोटर्स विद ब्लाइंडनेस और अदर डिसेबिलिटीज। ओके, तो ये आपका खत्म होता है सारी कैटेगरीज ऑफ वोटर्स की। अब फटाफट से मुझे बताओ पोस्टल बैलेट क्या होता है, मैं आपको दिखा क्यों रही हूँ। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है, फटाफट से गिव मी द आंसर राइट नाउ। ठीक है, यू पीपल आर, छोड़ो बाद में बोलूंगी ये स्टेटमेंट, कोई ना, अभी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे थोड़ा सा। जरा इसको साइड करें और यहाँ पे आए, अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आर्टिकल 329B, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता। मान लो अब आप इतनी गौर से बुक में जाके नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत में जाके ये अज्यूम कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो है वो करंट में आ गया। अब आपका फर्ज बनता है कि आर्टिकल 329B है क्या, इसको जाके अच्छे से देखना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको जाके स्टडी करना। तो कुछ नहीं हुआ, ये है कि जो आपकी एडीआर है, पहले एडीआर को समझो क्या है, इसीलिए मैंने ये लगाया था सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ। वेट अ मिनट, जरा रुको, मुझे क्लीन करने दो। इतने आप मुझे आंसर दो, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है। ठीक है, और जिनकी ड्यूटी लगी होती है इलेक्शन वाले दिन पे, वो लोग कैसे वोट करते हैं, फटाफट से आई नीड दी आंसर। ठीक है, जल्दी से प्रोसेस करो अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को एंड गिव मी दी आंसर राइट नाउ। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखो जरा एसडीआर क्या है। एसडीआर एक आपकी एनजीओ है, ठीक है, जो वर्क करती है इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है, जिसका मेन काम होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको प्रमोट करना है। ओके, अकाउंटेबिलिटी को जो है वो प्रमोट करना है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, और जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उनको डिस्क्लोज करना है। फाइन, उनकी और क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लानी है। रुको, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मे बी इट्स विजिबल नाउ। ठीक है, जो इलेक्शन फंडिंग है उसमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, अदर रिफॉर्म्स लेके आने हैं, सो दैट जो डेमोक्रेसी है इंडिया में इसको क्या करा जाए, स्ट्रेंथन करा जाए। क्या करा जाए, स्ट्रेंथन करा जाए। समझ में आया? एडीआर क्या है? एडीआर कुछ नहीं है, एडीआर आपकी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपकी एनजीओ है, जो कि जिसका मेन सिंपल काम है इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आना इंडिया में। ओके, तो ये क्या करती रहती है, ये अक्सर ना इंगेज होती रहती है आपकी इलेक्शन कमीशन के साथ में और जुडिशरी के साथ में, सो दैट कि रिफॉर्म्स को लेके आ पाए। ठीक है, टू पुश रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स को पुश करती है ये जो क्या करे, जो इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्हांस करे और बेहतर करे और इम्प्रूव करे और इंश्योर करे ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड इन्फॉर्म्ड वोटिंग बाय द पब्लिक। तो ये आप एडीआर के बारे में थोड़ा सा एड ऑन कर लेना। अब होता क्या है, एडीआर ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या फाइल करा था, एडीआर ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो हमें जो है वो बताए कि वो कैसे जो है वोटर टर्न आउट फिगर्स है उसको पब्लिश करती है। ठीक है, कैसे उसको मेंटेन करती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो एडीआर ने ये बोला किसको, इलेक्शन कमीशन को, मतलब एडीआर ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और ये बोला कि इलेक्शन कमीशन क्या करे, हमें बताए कि वो कैसे पब्लिश कर रही है ये। ठीक है, हमें प्रॉपर डायरेक्शंस बताए इसकी कि कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं हो रहा। अब सबसे पहले तो ये समझो कि वोटर टर्न आउट क्या होता है। देखो, मान लो कि टोटल 10,000 जो है वो एलिजिबल वोटर्स हैं। ठीक है, पता चला कि 10,000 लोग ना इस एरिया से जो है वो एलिजिबल हैं, जो वोट कर सकते हैं। अब जिस दिन वाक्य में आपकी इलेक्शन हुई, जिस दिन वाक्य में आपकी वोट डली, तो सिर्फ 7,000 जो लोग हैं वो क्या गए, वोट देने गए। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है वोटर टर्नआउट। क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है वोटर टर्नआउट। तो 7,000 जितने लोग गए उनको डिवाइड कर दो जितने आपके एलिजिबल वोटर्स थे, एंड आप मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से। तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो आपका वोटर टर्नआउट कितना आया, 70%। कितना वोटर टर्नआउट आया आपका, 70%। तो ये वोटर टर्नआउट आपका निकालती है इलेक्शन कमीशन, यही पब्लिश करती है और यही उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। तो एडीआर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी कि देखो सर,
हमें चाहिए इलेक्शन कमीशन से डायरेक्शंस, हमें चाहिए उससे पता लगाना है कि वो कैसे पब्लिश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एप्लीकेशन फाइल करी गई थी आपकी एडीआर के द्वारा, जो कि एक एनजीओ है जो कि रिफॉर्म्स लाने में काम करती है, रिफॉर्म्स लाने के लिए काम करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की जो एप्लीकेशन थी उसको एडजॉर्न कर दिया। अब ये वर्ड देखो, एडजॉर्न मतलब उसको टेम्पररी पीरियड के लिए उसको बोल दिया कि इसको पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, समझ में आया? मतलब उस पर ब्रेक लगा दिया टेम्पररी पीरियड के लिए, जो सेशन था उसको पोस्टपोन कर दिया कुछ वक्त के लिए, तो एडजर्न कर दिया, टेम्पररी पीरियड के लिए उसको स्टॉप कर दिया, कि उसको थोड़ा उस पर पॉज लगा दिया, तो कर दिया मतलब एडजर्न कर दिया उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्या बोल के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रोका टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको पोस्टपोन करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किसका एग्जाम्पल लेके, किस आर्टिकल को आगे रख के, किस आर्टिकल को साइट करके बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 329B जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो जुडिशियल इंटरवेंशन है वो उसको प्रोहिबिट करता है, वो उसको रोकता है ड्यूरिंग द इलेक्शन, कि जो जुडिशरी है वो इलेक्शन प्रोसेस को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो बात क्या थी कि एडीआर ने एप्लीकेशन फाइल करी थी किसके, उसमें कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हमें बताए कि वो जो आप अपनी वोटर टर्नआउट है उसको कैसे पब्लिश करती है, कैसे मेंटेन करती है, कैसे वो सारा काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन जाती है, बट सुप्रीम कोर्ट ये बोल के कि आर्टिकल 329 जो है वो हमें प्रोहिबिट करता है कि हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते, इस चीज को आगे रख के, इस आर्टिकल को आगे रख के सुप्रीम कोर्ट बोलता है यार देखो मैं कर रहा हूँ इसको टेम्पररी पीरियड के लिए अभी स्टॉप, ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको पोस्टपोन। ठीक है, आगे समझ में? तो ये है मुद्दा। अब आर्टिकल 329 असल में है क्या? तो अब आर्टिकल 329 न्यूज में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, एडीआर न्यूज में आ गई, वोटर टर्नआउट न्यूज में आ गई, इलेक्शन कमीशन न्यूज में आ गया। इलेक्शन कमीशन आप खुद जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ो, बहुत अच्छे से दे रखा है, दिस इज योर वर्क दैट यू हैव टू स्टडी दिस इलेक्शन कमीशन। वोटर टर्नआउट मैंने आपको समझा दिया, एडीआर मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगी आपको आर्टिकल 329B, याद रखना, सब क्लॉज बी। ओके, तो आर्टिकल 329 जो बी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, उसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो वो 15th पार्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, किस आर्टिकल्स के साथ में, अलॉन्ग साइड आर्टिकल 324 एंड 329। अब जो ये आर्टिकल है ये क्या करता है, ये गवर्न करता है जो जितने भी आपके इलेक्टोरल मैटर्स होते हैं इंडिया के अंदर। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 329B। ठीक है, ओके, तो ये आर्टिकल्स आपके गवर्न करते हैं इलेक्टोरल मैटर्स को। और 329 तो स्पेशली जो है वो बात करता है आपकी जुडिशरी की इंटरवेंशन को लेकर, कि जुडिशरी का क्या क्या जो है वो रोल है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो नहीं कुछ कर सकते। तो ये आर्टिकल 329 की मेन यहाँ पे चीज होती है। ओके, अब आर्टिकल जो 324 है, देखो ये सारे आर्टिकल्स क्या करते हैं, गवर्न करते हैं इलेक्टोरल मैटर्स को। अब देखेंगे आर्टिकल 324 क्या करता है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पावर देता है। क्या पावर देता है? टू ओवरसी इलेक्शन, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 329 है वो एड्रेस करता है जुडिशरी का रोल आपके इलेक्टोरल अफेयर्स के अंदर। मैंने अभी बताया ना कि आर्टिकल 329 में बात होगी जुडिशरी की किसके रिगार्डिंग, इलेक्टोरल प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग बात होगी। तो अब इसके भी दो हैं, एक ए है एक बी है। जो आर्टिकल 329 है वो जुडिशरी को बोलता है कि सर आपको हम करते हैं प्रोहिबिट, ठीक है, किससे? फ्रॉम चैलेंजिंग लॉज रिगार्डिंग इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और सीट एलोकेशन, कि जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है, कोई चैलेंज होता है, या सीट एलोकेशन को लेकर कोई बात होती है, तो जुडिशरी आप उसमें क्या नहीं कर सकते, आप उसमें जो है वो इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 329 है प्रोहिबिट करता है जुडिशरी को फ्रॉम चैलेंजिंग लॉज। कौन से लॉज को? इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के रिगार्डिंग जो लॉ है, जो आपका सीट एलोकेशन को लेके मुद्दा है, उसके रिगार्डिंग बोलते हैं कि आप जरा साइड रहो, आपका कोई काम नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 329, ठीक है, जिसको अमेंड करा गया था 19th, एक अमेंडमेंट आई थी 1966 में, एक चेंज आया था इसके अंदर, जिसने बोला था मैंडेट्स दैट इलेक्शन कैन ओनली बी क्वेश्चन थ्रू एन इलेक्शन। मतलब जो आपके इलेक्शंस है ना, इनके ऊपर सवाल कैसे करा जा सकता है, इनको कैसे घसीटा जा सकता है, जब आप एक इलेक्शन पिटीशन को फाइल करो, ठीक है, प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू लॉज मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, कि ऐसे ही जाके आप कुछ भी सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकते। कब होगा? आर्टिकल 329 ये बोलता है कि जो इलेक्शन के रिगार्डिंग मैटर्स हैं उनको तभी क्वेश्चन करा जा सकता है जब आप एक प्रॉपर लॉज के तरीके से एक इलेक्शन पिटीशन को प्रेजेंट करो, ठीक है, बाय द एप्रोप्रिएट जो कि मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो ये आर्टिकल 329 आपको बोलता है। अब
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट क्या बोलता है, आप सबको पता होगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये फर्दर एस्टेब्लिश करता है अथॉरिटी हाई कोर्ट्स की, जो हाई कोर्ट्स हैं वो हियर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं इलेक्शन पेटिशन के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है। अब जो पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स दी, अपनी जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया एक चीज कि जो इलेक्शन है आर्टिकल 329B के अंदर, ठीक है, इनकम्पासेस द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड है। जब नोटिफिकेशन आ गई, ठीक है, जब अनाउंसमेंट हो गई और जब तक इलेक्शन नहीं होते, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ गई, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, इस टाइम के बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, जुडिशरी, नॉट सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी कैन नॉट इंटरफियर, ठीक है, वो इंटरफियर नहीं कर सकता। जुडिशरी तभी इंटरफियर करेगा इस मैटर के अंदर जब उसमें क्या होएगी, एक इलेक्शन पेटिशन क्या करी जाएगी, प्रेजेंट करी जाएगी अकॉर्डिंग द लॉ मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, ठीक है, प्रॉपर लॉज को फॉलो करके जब एक इलेक्शन पेटिशन जो है वो प्रेजेंट करी जाएगी, तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, आके इंटरवेंशन कर सकता है। तो आर्टिकल 329B क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट पे लगाता है प्रोहिबिशन, लगाता है रोक, कि जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है वो इंटरमीडिएट स्टेजेस में जो है वो नहीं हो सकती। जब नोटिफिकेशन आ गई और जब तक रिजल्ट नहीं निकलता, इस टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिस्टर्ब द इलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है। अभी इलेक्शन हाल ही में होके हटे, आपको भी पता है ना, तो उसकी वजह से ये वीकली मैगजीन है, तो ये 27 मई से लेके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 जून तक है शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो हमें डेट से कुछ नहीं लेना है, हमें टॉपिक्स देखने हैं, दैट्स ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, रूल्ड। अब रूल्ड मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो एविडेंस थे इनको कंसिडर करा, ठीक है, सारे लीगल प्रिंसिपल्स को कंसिडर करा और उन सबको देखने के बाद, कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ली, तो उसको बोलते हैं रूल्ड। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट जो प्रोमिसेस करे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में, मैं समझाती हूँ मैनिफेस्टो क्या होता है, सुनो मैं समझाऊंगी। देखो जो समझा देती हूँ पहले। अब ये मैनिफेस्टो क्या होता है, देखो जब ना इलेक्शन होने वाले होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो ना एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती हैं, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ये टेंशन्स हैं, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, हम आपके लिए ये पॉलिसीज लेके आएंगे, हम आपके लिए ये प्रोग्राम्स लेके आएंगे। अगर आप हमें चुनते हो, हम चुनने के बाद ये जितने भी हमने यहाँ पे प्रोमिसेस लिखे हैं, हम उन सारे प्रोमिसेस को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, कि हमारा जो है ना वो ये रहने वाला है कि हम इन चीजों पे जो है ना वो जीतने के बाद काम करने वाले हैं। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है, एक पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, पब्लिश डिक्लेरेशन होता है, एक पब्लिश डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटेंशंस को दिखाती है, उनके व्यूज को दिखाती है, उनकी पॉलिसीज वो क्या लेके आएंगी एंड वो क्या प्रोग्राम्स लेके आएंगे। तो वो सारी चीजें इस पे लिख के इसको इलेक्शन से पहले रिलीज कर देते हैं, सो दैट कि जो वोटर्स हैं, ठीक है, वो इन चीजों को पढ़ें कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी हमें ये वादा कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी हमें ये वादा कर रही है। तो हर किसी के मैनिफेस्टो को देखे और फिर वो एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए कि नहीं भाई ये वाली मैनिफेस्टो ज्यादा अच्छा है, इस मैनिफेस्टो में मेरे हित में बातें कही गई हैं, तो मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहिए। तो मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो एक तरह से उनके वादे होते हैं जो पब्लिश करके एक आपके डॉक्यूमेंट में दे देते हैं, सो दैट इज द मैनिफेस्टो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड करा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि जो प्रोमिसेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि वो बेनिफिट करेंगी पब्लिक को फाइनेंशियली, ठीक है, वो कोई भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, कोई वो करप्शन का पार्ट नहीं है। क्या बोले सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड करा कि जो प्रोमिसेस करे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उनके मैनिफेस्टो में कि हम आपको फाइनेंशियली जो है वो बेनिफिट करेंगे, तो वो कोई भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब ये बात कब उठती है, ये जब एक केस आता है आपका, ठीक है, इलेक्शन ऑफ बेनज़ीर अमीर अहमद खान है कांग्रेस कैंडिडेट। तो कर्नाटक असेंबली में जब ये इस चीज को जब चैलेंज करा जाता है, तो इस चीज से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको कट करो, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो जो पेटिशनर होते हैं जिन्होंने पेटिशन डाली होती है, वो कहते हैं कि नहीं, जो ये सारे प्रोमिसेस करे गए हैं ना ये करप्ट है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि भाई दिस व्यू टू फार फेस्ट, मतलब ये अनरीजनेबल है, ठीक है, ये बेबुनियादी है, कुछ नहीं है ये, ओके। जो पेटिशनर ने बोला कि नहीं ये करप्ट प्रैक्टिस है जो प्रॉमिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये कोई भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये अनरीजनेबल चीजें हैं जो आप बोल रहे हो, ठीक है। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेटिंग दैट पॉलिसी कमिटीज लीडिंग टू फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर द पब्लिक आर लेजिटिमेट एंड आर नॉट करप्ट प्रैक्टिसेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये पॉलिसी कमिटमेंट्स करी जा रही हैं, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे पब्लिक को,
वो लेजिटिमेट है, वो वैलिड है और वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। और मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है, क्या नहीं होता। तो कल को पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो इनका फाइनेंशियल बेनिफिट देने की बात करी जाती है मैनिफेस्टो में, क्या वो लेजिटिमेट है, क्या वो करप्ट प्रैक्टिसेस है या फिर नहीं है। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इलेक्शन मैनिफेस्टो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए फ्री बीज के बारे में। अब ये फ्री बीज क्या होती हैं? तो फ्री बीज, फ्री मतलब फ्री में मिलेगा जो, तो फ्री बीज का मतलब होता है ऐसे गुड्स, ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ सर्विसेज, जैसे आपका बाइसिकल, स्मार्टफोन्स, बिल वेवर्स, ठीक है, कि आपको भरना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं भरना पड़ेगा बिल। तो ये कुछ जो पार्टीज जो ऑफर करती हैं, फ्री में ऑफर करती हैं, उनको बोलते हैं फ्री बीज। क्या बोलते हैं? फ्री बीज। कोई सामान दे दिया, कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया, कुछ नहीं लिया उसके बदले में, फ्री में प्रोवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्री बीज। लेकिन ये सब्सिडीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडीज होती हैं वो एसेंशियल होते हैं गवर्नेंस के लिए, लेकिन जो फ्रीबीज होती हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, कि किसी भी तरीके से हमें वोटर्स को अपने हित में करना है और कुछ नहीं है। सब्सिडीज क्या होती हैं? वो एक गवर्नेंस का पार्ट होती है। लेकिन फ्रीबीज क्या होती है? इनका सिर्फ साफ मकसद होता है कि नहीं, हमें तो वोटर को अट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। तो सुप्रीम कोर्ट है, एक केस था इन द 2013 एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नोटेड दैट, ऑब्जर्व दैट अनरियलिस्टिक पोल प्रोमिसेस एंड फ्रीबीज डिस्टर्ब फेयर इलेक्शन बट डू नॉट कॉन्सिडर द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द लॉ। तो जो ये केस हुआ था आपका, जो ये इसमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देते हैं कि देखो, हम मानते हैं जो ये प्रोमिसेस कर रहे हैं ना, बड़े ही अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस जो है वो करे जा रहे हैं, पोल प्रोमिसेस, और जो फ्री वीज हैं ये कहीं ना कहीं फेयर इलेक्शन की प्रोसेस को डिस्टर्ब तो करते हैं, बट ये कहीं भी जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर में नहीं आते। ठीक है, अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस, दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द करप्ट प्रैक्टिसेस। तो दिस यू मस्ट नो। सो मुझे बताना, मैं पूरी एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आर यू एंजॉयिंग द करंट अफेयर मैगजीन्स और नॉट, सो दैट आई कैन कंटिन्यू इट। ओके, बट कोई ना, आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस, क्योंकि एक बच्चा भी पढ़ रहा होगा ना, दैट्स इनफ फॉर मी। ओके, प्रगति 24, तो एक आपकी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है। ठीक है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में है। पहले ये समझ लो क्या है। CCRS क्या है? ये सेंट्रल, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ यार, चल भी रहे हैं। ओके, मैं डर गई कि मेहनत भी कर रही हूँ और कोई कुछ प्रॉब्लम ना आ गई, तो छोड़ो, थैंक गॉड चल रहा है। ओके, थैंकफुली। तो जो आपकी CCRS है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, इन सबको मिला के आयुष बनता है। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है आपकी, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में, जो क्या करती है, जो फॉर्मुलेशन करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, डेवलपमेंट करती है एंड प्रमोशन करती है रिसर्च की साइंटिफिक लाइंस में। किसके अंदर? आयुर्वेदा के अंदर और सोवा रिगपा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। फाइन। तो अब इसने क्या करा, इसने लॉन्च करा एक प्रगति 2024। अब ये प्रगति 24 क्या है? फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेको इनोवेशन, फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव रिसर्च इन आयुर्वेदा। मतलब सिंपल सी ये बात है कि जो ये प्रगति है, इसमें क्या करा गया है कि जो आपका आयुर्वेद है ना, ठीक है, इसकी नॉलेज को किसके साथ में कोलैब करा जाए? जो आपकी मॉडर्न इनोवेशंस है उनके साथ में क्या करा जाए, जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके साथ में इसकी नॉलेज को कोलैब करा जाए। समझ में आया? तो ये क्या करा जा रहा है, प्रगति क्या है कि फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक इनोवेशन है। ठीक है, जो क्या करेगी, फोस्टर करेगी कोलैबोरेशन को, किसमें? कोलैबोरेटिव रिसर्च को इन दी आयुर्वेद। आई होप आपको इतना समझ में आया। और एक ये समझ लो, ठीक है, यहीं तक करेंगे, यहाँ तक समझा देती हूँ, इसके बाद नहीं कराती। मैंने मार्क भी नहीं करा यार, क्योंकि थक जाओगे आप। मैंने एक और टॉपिक भी कराया था ना, अभी खुद भी मैं थक गई हूँ वैसे भी, बट मेरे में फिर भी एनर्जी है पढ़ाने की, बिकॉज आई लव टीचिंग। चलो छोड़ो। ओके, मनमा डिक्लेरेशन, तो इसमें मेरा नाम भी बन रहा है, देखो, AMAN, यस, अमन। मनमा डिक्लेरेशन। अब ये मनमा डिक्लेरेशन क्या है? अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो आपकी अरब लीग है, पहले अरब लीग को समझ लो। अरब लीग क्या होती है? तो अरब लीग कुछ नहीं है, ये कुछ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कुछ एरियाज ने मिलकर बनाई है। ठीक है, जो कि कुछ
मिडल ईस्ट के एरियाज हो गए, कुछ आपके पार्ट्स हो गए अफ्रीका के। तो मिडल ईस्ट के कंट्रीज ने और कुछ अफ्रीका के पार्ट्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसका नाम दिया है अरब लीग, ठीक है। इसको फॉर्म्ड करा गया था कैरियो, जो कि इजिप्ट में है आपका, मार्च 22 1945 में। इसका मेन काम है कि अरब के इंटरेस्ट को प्रमोट करना और कोऑर्डिनेशन करना पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड सोशल प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो अरब लीग के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्या करना, कोलैबोरेशंस करना, कोऑर्डिनेशंस करना, ठीक है, प्रमोट करना एक दूसरे के इंटरेस्ट को। तो ये लीग जो है, इसका जो मेन काम है, क्या करती है, सेटल डाउन करते डिस्प्यूट्स को। जो इनकी मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, जो इनकी 22 मेंबर है ना, आपस में ही 22 मेंबर मिलकर बनाते हैं अरब लीग। तो इनके बीच में कल को कोई डिस्प्यूट होता है, ये अपने आप ही क्या कर लेती है, उस डिस्प्यूट को क्या कर लेती है, सेटल डाउन कर लेती है, ठीक है। और एक म्यूचुअल मिलिट्री सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, कि मतलब एक दूसरे की हेल्प करेगी, उसमें एक दूसरे के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैरियो में है, क्योंकि ये वहीं पे बनी थी इजिप्ट में, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, क्योंकि अरब लीग है ये। और इस लीग में 22 मेंबर है। कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर हैं आपके, ओके। देखो ए 2 बार यूज हो रहा है ना, ए 2 बार यूज हो रहा है ना, तो हम 2 को भी 2 बार यूज कर देंगे, फाइन। तो अरब लीग में कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे? इजिप्ट, सीरिया, इराक। और 4 आपके नेशंस ऐसे हैं जो कि जिनके पास में ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है। एक ब्राजील, इरिट्रिया, इंडिया एंड वेनेजुएला। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्या इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है अरब लीग का? तो यस, इंडिया डू पोजेस द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द अरब लीग। अब हुआ क्या, तो ये आपकी अरब लीग है जो 22 मेंबर कंट्रीज है, जिसके अंदर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यूएन को बोला कि भाई जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है ना, इसको डिप्लॉय करो जाके पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर में, ठीक है। एक समिट हुई थी आपकी मनमा बहरीन के अंदर। तो समिट के अंदर ये बात बोली गई यूएन को कि भाई प्लीज इनको डिप्लॉय करो जो आपकी पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, ओके। अभी मनामा डिक्लेरेशन क्या है? ये मनामा एक कैपिटल है आपकी, ठीक है। इट इज द कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी है ये आपकी बहरीन की। इसने अर्ज करा इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए कि भाई यूएन कीपिंग फोर्सेस भेजो, उनको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है, उस वाले एरिया में, इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी। जब तक 2 स्टेट्स का सोल्यूशन जो है वो अचीव नहीं कर पाता, कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ पाता, ठीक है। इसने डिमांड करा कि इमीडिएटली क्या करो, इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए गाजा में। गाजा पट्टी सुना हो किसी ने? बताना मुझे, किसी को पता हो तो। इजराइल क्या है, ये मुद्दा सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बता रही है, बहुत हो गया, ठीक है, खुद पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पे बोला गया कि सीज फायर को इमीडिएटली जो है वो उसकी डिमांड करी गई है, एंड एंड करो एंड एंड टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द रीजन, क्योंकि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको भी अब स्टॉप करना चाहिए। तो यूएन से इस चीज को लेके अर्ज करा है आपका अरब लीग में। सो इसी के साथ में वी आर डन विद जो हमें आज करना था। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और बताना यार एंजॉय करो कि नहीं करो। तो चलो फिर, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।